गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अकाउंटेंसी में हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग इक्वेशन। ध्यान रखना, अकाउंटिंग इक्वेशन रिकॉर्डिंग नहीं होता। इट इज़ जस्ट टू प्रूव दैट एवरी ट्रांजेक्शन इम्पैक्ट्स ईच एंड एवरी, जिसे बोल सकते हैं कि साइड रिमेन्स इक्वल, यानी कि हर एक जो इम्पैक्ट होता है इसका, वो दोनों साइड को, हम दो साइड की बात करें, एक डेबिट साइड की बात कर रहे हैं और एक बात कर रहे हैं क्रेडिट साइड की, यानी कि इन दोनों को हमेशा क्या बनाया रहता है, इक्वल बनाने का काम करता है। यही प्रूफ करना होता है किससे, अकाउंटिंग इक्वेशन से। ऊपर के जितने भी एग्जाम्पल थे और जो मैंने आपको बताया था उसमें यही था। चाहे आप कोई भी ट्रांजेक्शन ले लो, इट विल रिमेन्स, यानी इट विल अनचेंज द इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन को अनचेंज रखता है, यानी कि वो चेंज कभी होती ही नहीं है। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हमेशा ही रहेगी, चाहे आप कोई भी ट्रांजेक्शन ले लें, तो ये नहीं, इक्वेशन बनी रहती है। और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, लायबिलिटीज, और कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होता है हर एक ट्रांजेक्शन में। अब जरूरी नहीं है कि हर एक ट्रांजेक्शन केवल एसेट्स में भी इम्पैक्ट समान रूप से डाले और लायबिलिटी में भी। हो सकता है वो ट्रांजेक्शन केवल एसेट्स से रिलेटेड हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो उसका इम्पैक्ट जो भी होगा, जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट क्या होना चाहिए, एसेट्स हमेशा किसके बराबर होनी चाहिए, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होनी चाहिए। ये इक्वेशन हमेशा बनी रहनी चाहिए, और अगर ये इक्वेशन नहीं बन रही है, इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। ये था जस्ट गिविंग यू अ प्रूफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन विच विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स थ्रू द वेरियस सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए पहली हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होती है, सोर्स डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि वाउचर्स बनते हैं, और उन वाउचर्स के आधार पर क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। तो वो रिकॉर्डिंग किधर होती है, वो रिकॉर्डिंग होती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। जब भी हम ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो ये क्या था, अकाउंटिंग इक्वेशन रिकॉर्डिंग नहीं होता। मैंने अभी बताया कि ये केवल प्रूव करना था ट्रांजेक्शन किस तरह से इंपैक्ट डालते हैं। रिकॉर्डिंग अब शुरू होती है। बिजनेस में रिकॉर्ड करने के लिए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में हम एंट्री करते हैं। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में एंट्री करने के लिए हमें अकाउंटेंट को, देखो जनरली हम लोग अब अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो ये अकाउंटिंग का रिकॉर्ड अभी तो हम केवल स्टडी पर्पस के लिए कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटेंट को क्या चाहिए, उसको ये भी पता होना चाहिए किस बुक में कौन से ट्रांजेक्शन की एंट्री होनी है, यानी कि उसको क्लासिफिकेशन भी स्वयं करना होता है, खुद करना होता है, और ये डिसाइड करना। अगर ये डिसीजन उसने गलत ले लिया तो वहाँ पर को एरर्स आती हैं, ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पर को क्या होता है, सावधानी पूर्वक हमें काम करना पड़ता है। तो अब हम जो आगे देखेंगे उसमें देखेंगे कि कितने तरह की बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हम ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। एक एक करके मैं आपको वो बुक बताते रहूँगा। सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा जनरल प्रॉपर को, उससे पहले बाकी और बुक्स को मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सबसे सारी की सारी बुक्स को जनरल ही माना जाता है। सारी की सारी बुक्स को नॉर्मली जनरल भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जनरल की स्पेलिंग है GENERAL, जनरल सामान्य नहीं है, जनरल JOURNAL, जनरल। जनरल का मतलब होता है हिंदी में रोज नामचा कहते हैं, इट्स अ टिपिकल वर्ड। तो फिलहाल हम आगे को बढ़ते हैं। ये जनरल को मैं आपको बाद में बताऊंगा, जनरल प्रॉपर को। कैश बुक, यानी कि अगर, अब समझते हैं व्हाट इज कैश बुक। ऐसे ट्रांजैक्शन जो कैश के नेचर के होंगे, यानी कि जिसमें कैश इन्वॉल्व होगा या बैंक का बैलेंस, यानी कि बैंक इन्वॉल्व होगा, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे और किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करना है। कोई ट्रांजैक्शन है, जैसे हमने राम को सामान बेचा, हमने राम को सामान बेचा, क्या इस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है? तो मैंने पहले भी बताया है, जब भी पर्सन का नाम आता है, राम को बेचा आपने सामान, लेकिन यहाँ कैश इन्वॉल्व नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा था कैश में बेचा है, तो इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आ सकते क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व होगा, दे विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, दे शुड बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये बोलना चाहिए कि उनको कैश बुक में रिकॉर्ड होना पड़ेगा, इसीलिए इनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री क्यों बोला जाता है, कोई भी जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है उनसे जब भी पहली एंट्री की जाएगी तो वो इन्हीं बुक्स में की जाती है। तो ये क्लासिफिकेशन अकाउंटेंट पे बेस्ड होता है। अगर आपने गलत, जिससे बोल सकते हैं कि अगर गलत डिसीजन ले लिया तो यहाँ पर को एरर्स आने की संभावनाएं हो जाती है। इन्हें प्रिंसिपल बुक्स भी बोला जाता है, ओरिजिनल बुक्स भी बोल दो या प्रिंसिपल बुक्स भी बोल दो। तो कैश बुक में कैश के ट्रांजेक्शन आते हैं जो कि कैश में होते होंगे किसी बिजनेस में। अदर बुक्स क्या है, देखो परचेजेज बुक्स में क्या आता है। परचेजेज बुक में हम परचेजेज यानी कि गुड्स, एक तो क्या आएगा, गुड्स को क्या किया होगा, परचेज किया होगा,
और वो भी किस पे, क्रेडिट पे। तो यानी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन किस नेचर का है, अगर हमने गुड सामान खरीदा हो बिजनेस के लिए, क्या करा हो, गुड्स को परचेज किया हो, खरीदा हो, लेकिन वो भी किस में, उधार में खरीदा हो। ध्यान रखना ट्रांजैक्शन में हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, एसेट्स खरीदते हैं, स्टेशनरी खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, पेंसिल खरीदते हैं, लेकिन वो गुड्स नहीं है। गुड्स क्या होगा, गुड्स के बारे में मैं पहले ही जो इनके जो आपका सेकंड चैप्टर, सॉरी जो सेकंड चैप्टर था उसमें मैं क्लियर कर चुका हूँ। वेरियस टर्मिनोलॉजीज इन अकाउंटिंग, उसमें मैंने गुड्स के बारे में बताया था जिसमें बिजनेसमैन डील करता है, जिसमें वो सामान को बेचेगा, खरीदेगा और प्रॉफिट कमाएगा, वो गुड्स कहलाता है। तो गुड्स अगर परचेज किया वो भी किसमें, क्रेडिट में, तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये भी क्लासिफिकेशन है, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सेल बुक, वही बात है, सेल बुक में अगर हमने सामान को क्या करा, बेचा, ठीक है, सामान को किसको बेचा, गुड्स का सेल आएगा इसमें, वो भी किस पे, क्रेडिट पे। और अगर कैश में बेचा होगा तो किधर आएगा, कैश बुक में। ध्यान रखना कैश ट्रांजेक्शन किस में चले जाएंगे, कैश बुक में। और अगर उधार पे बेचा गया हो तो वो सेल बुक में आएगा। अगर उधार सामान खरीदा होगा तो परचेज बुक में आएगा। कैश में सामान खरीदा होगा तो किधर आएगा, कैश बुक में आएगा। अगर कैश इन्वॉल्व हो गया तो कैश बुक में आएगा। इसीलिए यहाँ को कहते हैं ये दोनों के दोनों में उधार खरीद और उधार बिक्री आता है। परचेजेज रिटर्न बुक, ये क्या होती है, परचेजेज रिटर्न को एक और नाम से जाना जाता है रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, यानी कि हमने सामान खरीदा, अगर वो ख़राब निकल गया, उसमें कोई डिफेक्ट है, तो हम उस सामान को वापस कर देते हैं। तो ऐसे सामान को हम परचेजेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद आते हैं सेल्स रिटर्न जर्नल। सेल्स रिटर्न जर्नल भी बोलते हैं, बुक भी बोलते हैं। सेल्स रिटर्न मतलब अगर हमने कोई सामान बेचा है और वो ख़राब निकल गया या एज़ पर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी नहीं था, क्वालिटी नहीं था, तो हो सकता है कि वो सामान हमारे पास वापस आ जाए, तो वो सेल रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड होता है। बिल्स रिसीवेबल बुक्स एंड बिल्स पेबल बुक, ये बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमारे सिलेबस में अभी कोई भी क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। ये बीआर और बीपी क्या होते हैं मैं बाद में आपको डिस्कस करके बताऊंगा। अब जो मेन आते हैं उसमें हम आते हैं जनरल प्रॉपर। हम किस में आते हैं, जनरल प्रॉपर में। तो जनरल प्रॉपर क्या है, जनरल प्रॉपर में हमने जितनी भी एंट्री देखी, यहाँ से देखो जितने भी ट्रांजेक्शन मैंने बताया था यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक रिकॉर्ड करने के लिए बताया था। कहीं कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, कहीं क्रेडिट में परचेज, कहीं क्रेडिट में सेल, कहीं परचेजेज रिटर्न, कहीं सेल रिटर्न। तो ये सारे ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली हर एक इंडिपेंडेंट बुक्स में आते हैं। तो क्या हम उनको किसी और बुक्स में भी लिख सकते हैं? बिल्कुल, हम इन सारे ट्रांजैक्शन को जनरल प्रॉपर के थ्रू भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसके थ्रू भी रिकॉर्ड कर सकते हैं? जनरल प्रॉपर के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना, इनिशियल स्टेज में जब मैं शुरुआती दौर पे आपको बताऊंगा तो केवल जनरल प्रॉपर में ही इनको रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन जैसे जैसे हम निपुण होते जाएंगे, एफिशिएंट होते जाएंगे, वी बिकम एज यूजुअल कंफर्टेबल होते जाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, वी हैव टू क्लासीफाई द ट्रांजेक्शन ऑफ एवरी बिजनेस इनटू दी सेपरेट बुक्स। ध्यान रखें, पहले हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? जनरल प्रॉपर में ही सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, यानी जनरल में हम रिकॉर्ड करेंगे और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उनको फिर क्लासिफाई करना शुरू करेंगे। तो अभी क्योंकि हम इनिशियल स्टेज में हैं तो शुरुआत में हम सारे ट्रांजैक्शन को, हम ये नहीं सोचेंगे कि किस नेचर का क्या है कि कैश बुक में रखना चाहिए, क्योंकि ये बुक्स मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम सारे ट्रांजैक्शन को इनिशियल स्टेज में किस में रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे? जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। देन ओनली हम क्या करेंगे, उसको फिर अलग अलग बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, जनरल किस तरह से होता है, क्या है ये चीज़ें, इसको देखते हैं। तो जनरल को जनरल प्रॉपर भी बोलते हैं। तो ये कितने कॉलम रखता है उसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है डेट का, यानी कि जिस ट्रांजैक्शन, यानी कि जो ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड करना है जनरल में, उसकी डेट होगी, जिस ट्रांजैक्शन की डेट यहाँ पे को आपने लिखनी होगी। पर्टिकुलर्स में डिटेल आएगी, ध्यान रखना पर्टिकुलर का कॉलम काफ़ी बड़ा होना चाहिए। लेजर फॉलियो, लेजर फॉलियो क्या होता है, अभी इसके बाद हम जनरल के बाद लेजर पढ़ेंगे, इनके पर्टिकुलर लेजर बनाए जाएंगे। तो लेजर जो होता है उसका नंबर, यानी कि उस बुक का नंबर, हम लेजर जो बुक बनाएंगे उस बुक में ये वाला अकाउंट जो हम अकाउंट इसमें रिकॉर्ड करेंगे उसका पेज नंबर कौन सा है। जैसे हम इंडेक्स बनाते हैं वैसे ये भी है। इसका यूज़ हमारे जिसे बोल सकते हैं कि किस में नहीं होता, हमारी जो स्टडी पर्पज़ के लिए नहीं होता, लेकिन अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए बिजनेस में इसका यूज़ होता है। उसके बाद आते हैं डेबिट अमाउंट, यानी कि डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये दोनों हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह से ये कॉलम बनाए जाते हैं। पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा बड़ा होता है। किसी भी ट्रांजेक्शन को हम सबसे पहले जनरल में ही रिकॉर्ड करना सीखेंगे,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं कैसे बनाएंगे इसका ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपके सामने ये रहा, देखिए गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। देखिए गुड्स परचेज हमने क्रेडिट में किया, जनरली ये क्रेडिट किस में आनी चाहिए, परचेजेज बुक में आना चाहिए, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है ये क्लासिफिकेशन हम बाद में करेंगे। अभी मैं ये क्लासीफाई कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, आप लोगों को अभी नहीं पता है, तो हम शुरुआत में जनरल में इसको रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। तो देखते हैं क्या है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 30,000 किससे खरीदा आपने, देखो मैसर्स गोविंद ट्रेडर्स ऑन दिसंबर, ये इनवॉइस ओनली टू अमाउंट्स, सॉरी इन्वॉल्व ओनली टू अमाउंट। अभी बताता हूँ इसमें इन्वॉल्व ओनली टू अकाउंट। सबसे पहले इसमें आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर को क्रेडिट भी लिखा हुआ है और यहाँ पर को पर्सन का नाम भी दिया है, तो हमें इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ दी होती तो भी वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता। मैं पहले वीडियो में यानी इससे लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने क्लियर कर दिया था, अगर सामान खरीदा गया है और किसी पर्सन या उस बिजनेस का नाम अवेलेबल है तो उसका मतलब है वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट होता है, क्योंकि उसमें कैश का नाम तो आया ही नहीं, बल्कि किसका नाम आया है, पर्सन का और इंडिविजुअल बिजनेस का नाम आया है। जब भी किसी बिजनेस का नाम आएगा और कैश का नाम नहीं आएगा, इसका मतलब ऑटोमेटिक ये है कि हमने उसको सामान को उधार खरीदा या बेचा है, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। तो अब समझते हैं क्या चीज़ है। गुड्स खरीदा, किसने खरीदा, हमने, यानी कि बिजनेस ने खरीदा। देखो बिजनेस के हाथ पांव नाक नहीं होते, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा वो ह्यूमन बीइंग ही होगा, एक अकाउंटेंट ही होगा या बिजनेसमैन होगा। या तो बिजनेसमैन रिकॉर्ड करेगा, अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं करेगा, बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, इसीलिए आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है बिजनेस को। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, बिजनेस की बुक्स को मेंटेन करेगा खुद। अकाउंटेंट कौन हो सकता है, या तो खुद अकाउंटेंट यानी बिजनेसमैन भी अकाउंटेंट हो सकता है, वो रिकॉर्ड कर सकता है, और या फिर उसने कोई अपॉइंट किया हो सकता है। तो अब देखते हैं कैसे। परचेजेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सामान खरीदा गया, तो अकाउंटेंट उसको किस तरह से इंटरप्रिटेट करता है। देखिए सामान खरीदा तो बिजनेस के पास क्या आया, सामान यानी गुड्स बिजनेस के पास आ रहा है, बिजनेस के पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है। क्लियर हो गया, गुड्स, गुड्स का नेचर ध्यान रखना, बिजनेस के पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है। तो गुड्स खरीदा है तो उसके बदले में आपने कुछ दिया, आपने कहा कि हमने कुछ नहीं दिया, एक प्रॉमिस करा हमने केवल बस कि हम इस गुड्स का पेमेंट आपको फ्यूचर में कर देंगे, इसका मतलब आपने उधार खरीदा। तो उधार खरीदा होगा तो जिससे उधार खरीदा होगा उसका नाम जरूर आपने लिखना पड़ेगा। तो कौन है, गोविंद ट्रेडर से। तो दो पार्टीज यहां पर को इन्वॉल्व हो जाती है, एक तो गोविंद ट्रेडर जिससे सामान खरीदा, एक होती है गुड्स। अब इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आप अगर दुकान में सामान खरीदने जाते हैं, सामान अगर कैश में खरीदते हैं तो दुकानदार आपसे नाम पूछेगा नहीं और ना ही आपका नाम रिकॉर्ड करता है, आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि इसका पेमेंट मैं अगले महीने कर दूंगा, या पापा अगले महीने कर देंगे, या मम्मी अगले महीने कर देंगी, तो वो क्या करेगा, कॉपी उठाएगा और आपका नाम नोट करेगा। तो ध्यान रखना, जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट होता है तभी, यानी कि जब उधार का ट्रांजैक्शन होता है तभी इंडिविजुअल का नाम रिकॉर्ड होता है। अदरवाइज क्या होगा, इस पर्सन की जगह किसका नाम आता है, कैश का नाम आता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन फिर क्या होता है, कैश। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक तो सामान खरीदा, एक तो गुड्स इन्वॉल्व हो गया, और एक क्या हो गया, आपका वो पर्सन जिससे आपने सामान खरीदा है, गोविंद ट्रेडर्स। तो मैं अभी डेबिट और क्रेडिट के रूल यहाँ पर को लगाने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। गुड्स को अगर आपने खरीदा है तो उसको परचेजेज लिखते हैं, और गुड्स को बेचा है तो उसे सेल्स लिखते हैं, ध्यान रखना। गुड्स को, केवल गुड्स को, सामान तो हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन परचेजेज और सेल वर्ड यूज़ किसके लिए होता है, परचेजेज और सेल वर्ड का यूज़ तभी आप करेंगे जब गुड्स को आप खरीदेंगे। मैंने फर्नीचर खरीदा अपने घर के लिए, या सॉरी अपनी दुकान के लिए, अलमीरा खरीदी, कैबिन बनाया, तो इन सबको भी तो खरीदा गया है ना। तो इन सब के लिए गुड्स, सॉरी इन सब के लिए परचेजेज वर्ड का ना यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये गुड्स नहीं है, इनको हमने बेचना नहीं है। जो सामान हम खरीदेंगे बेचने के लिए, उसी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पर्टिकुलर नाम यूज़ करेंगे। गुड्स अगर खरीदा है तो परचेजेज, गुड्स बेचा है तो सेल्स, ठीक है। अगर हम कोई एसेट्स खरीदते हैं तो उस एसेट्स का नाम लिखा जाएगा, जैसे फैन खरीद लिया, एसी खरीद लिया, तो एसी का नाम आएगा। खरीदा यानी परचेजेज वर्ड यूज़ मत करना प्लीज़, ठीक है। तो आगे को बढ़ते हैं। देखिए अब डेबिट और क्रेडिट के कैसे रूल लगाते हैं। परचेजेज जो होता है, सामान को जो खरीदा जाता है, वो एक प्रकार से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। क्या माना जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू को कमाने के लिए तो खरीद रहे हो ना आप, यानी कि पैसा कमाने के लिए सामान खरीदा, इसको आप बाद में बेच दोगे तो एक प्रकार से क्या ये एक्सपेंडिचर है।
एक्सपेंडिचर है। और अब आपके पास क्या है, देखो आपने किससे खरीदा, गोविंद ट्रेडर से खरीदा। तो गोविंद ट्रेडर क्या है, गोविंद ट्रेडर एक पर्सन है, और पर्सन को आपने क्या करना है, फ्यूचर में पेमेंट करना है। ऑब्लिगेशन बन गया है आपका, आपका क्या बन गया है, ऑब्लिगेशन। तो ये पर्सन क्या है, आपके लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है। क्या बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है, लाइबिलिटी बन रही है। फिर से सुनिए, गुड्स को जब आप खरीद रहे हो तो ये क्या है, एक प्रकार से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, खर्चा है एक प्रकार से, ठीक है। ये एक प्रकार से क्या है, खर्चा है। तो इनकम कब होगी, जब आप इसको बेचोगे तो वो इनकम कहलाएगी, ठीक है। अभी तो आप खरीद रहे हो तो ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। और क्योंकि इसका पेमेंट अभी आपने नहीं किया तो ये क्या है, ऑब्लिगेशन है। और ऑब्लिगेशन क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम पढ़ चुके हैं। तो लाइबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है, तो हमने यहाँ से रिकॉग्नाइज कर लिया ये लाइबिलिटी है और ये क्या है, एक्सपेंस है। अब हमने ये देखना है कि ये बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ठीक है। गुड्स को खरीदा तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया, पहले ये डिसाइड कर लिया। और उधार खरीदा तो हमारा उधार भी बढ़ गया। तो यानी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है और एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं। मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में, जब मैंने डेबिट और क्रेडिट को एक्सप्लेन किया था। अगर लाइबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस कैरी करती है, लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, घटेगी तो डेबिट करेंगे। जबकि एक्सपेंस का उल्टा होता है, एक्सपेंस का। मैं फिर से एक बार आपके पास वापस चलता हूँ, मैं उनके रूल्स आपको बता देता हूँ, जो 5 फिंगर रूल्स हैं मैंने आपको बताए थे, किसके डेबिट बैलेंस होते हैं, किसके क्रेडिट होते हैं। देखो, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, एसेट्स और एक्सपेंस के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट। लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम के, रेवेन्यू के क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो देखो, ये अगर प्लस होंगी तो आपने क्रेडिट करना है, ये अगर प्लस होंगी तो आपने डेबिट करना है, ठीक है। तो अभी देखो, एक्सपेंडिचर यहाँ पर को है और यहाँ पर को लाइबिलिटी है, दोनों ही प्लस हो रहे हैं। तो दोनों ही क्या होंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं तो एक्सपेंडिचर को हमें डेबिट करना पड़ेगा। और क्योंकि लाइबिलिटी भी बढ़ रही है तो लाइबिलिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने यही रिकॉग्नाइज करना है। हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप देखना है कि हमने कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। हमने 2 अकाउंट इन्वॉल्वमेंट निकाल लिया। पहला था गुड्स, पहला था क्या, गुड्स। गुड्स की जगह हम लिख देते हैं पर्टिकुलर नाम, गुड्स को खरीदा गया तो हमने लिख दिया परचेजेस। गुड्स को खरीदा है तो हमने परचेजेस लिख दिया। पहला अकाउंट हो गया परचेजेस। परचेजेस कोई जिसे बोल सकते हैं अकाउंट, जिसे बोल सकते हैं कि एक हम किस के लिए यूज़ कर रहे हैं, जब सामान खरीदा जा रहा है, गुड्स के लिए ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। गुड्स की जगह हमने परचेजेस को यूज़ कर लिया। आने वाले फ्यूचर में मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों यूज़ कर रहे हैं। दूसरा अकाउंट है ऑब्लिगेशन का, जिसे बोलते हैं पर्सनल अकाउंट है। कौन है, गोविंद ट्रेडर्स। दोनों अकाउंट रिकॉग्नाइज कर लिया हमने, एक ट्रांजेक्शन मिनिमम 2 होनी चाहिए। गोविंद ट्रेडर क्या है, ऑब्लिगेशन है तो लाइबिलिटी बोल देते हैं हम इसे, और परचेजेज एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो हमने एक्सपेंडिचर बोल दिया। अब हमने, हमारे पास क्लैरिटी आ गई, ये लाइबिलिटी है, एक्सपेंडिचर है। अब बस ये जानना है कि बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। तो हमें पता है लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यानी कि डेबिट इक्वल्स टू, देखो अभी से क्रेडिट होने लग गया है। अब जनरल एंट्री में इसको कैसे पास करेंगे, देखिए यहाँ पर आते हैं। देखिए जनरल एंट्री में कैसे पास करेंगे, हमने ये कॉलम बना लिए। देखिए ये कॉलम बना लिए ना, इस तरह से हमने कॉलम बना लिया। सबसे पहले जो भी डेबिट होगा उसको लिखा जाता है, क्रेडिट को नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना। जो भी डेबिट होता है सबसे पहले हमने डेट लिखी, ठीक है। उसके बाद जो भी डेबिट हो रहा होगा, अब देखो डेबिट कौन होता था इसमें, देखो यहाँ पर को देखो डेबिट कौन हो रहा था, एक डेबिट होता है, क्रेडिट। आप बोलोगे सर परचेजेज डेबिट हो रहा था, तो हम सबसे पहले परचेजेज को ही लिखते हैं। और शुरुआत कहाँ से करेंगे, इसको भी देख लीजिए। हमने जैसे ही डेट लिखी उसके पास चिपकाकर परचेजेज अकाउंट लिखेंगे और डेबिट थोड़ा दूर पे लिख देंगे। लिख दिया डेबिट पहली लाइन पे, और यहाँ 2 कॉलम थे डेबिट और क्रेडिट का। तो क्योंकि अभी हम किसको लिख रहे हैं, डेबिट को लिख रहे हैं, क्योंकि हम किसको लिख रहे हैं, अभी डेबिट को लिख रहे हैं, तो अमाउंट डेबिट में आनी चाहिए, क्रेडिट में आनी चाहिए, ऑब्वियसली डेबिट में आएगी, तो हमने डेबिट में अमाउंट भी लिख दी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्या, क्रेडिट लिखने की बारी। अब क्रेडिट के लिए यहाँ 2 वर्ड का यूज़ होता है, क्रेडिट का यूज़ नहीं होता, ठीक है। ये भी बताऊंगा ऐसा क्यों किया जाता है, ध्यान रखना, बाद में बताऊंगा। अभी आप बेसिक चीज़ें समझिए, इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या है, क्यों लिखा जाता है, कैसा होता है, ये बाद में बताएंगे, पहले बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। तो यहाँ जनरल एंट्री में जब भी क्रेडिट को लिखना होता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं क्रेडिट, सॉरी 2। जब भी जनरल एंट्री में, जब भी हम जनरल बनाएंगे और अगर हमें क्रेडिट लिखना होगा तो उसके लिए डेबिट, उसके आगे डेबिट नहीं लिखा जाता, उसके आगे क्या लिखा जाएगा, क्रेडिट। तो हमारे पास क्या है, डेबिट के लिए तो डेबिट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट के लिए क्रेडिट यूज़ नहीं करते, बल्कि यूज़ करते हैं 2, और वो भी थोड़ा स्पेस देके। देखो परचेजेस को थोड़ा हमने पहले से लिखा होगा, जबकि इसके लिए हमने थोड़ा सा स्पेस दिया है। मतलब अगर आपने डेबिट को यहाँ लिखना है तो क्रेडिट को यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है, 2 करके यहाँ से थोड़ा दूरी से शुरू करना पड़ेगा। तो आपका क्या हो गया, परचेजेज अकाउंट डेबिट,
टू किसको क्रेडिट किया था, देख लो इधर कौन क्रेडिट था, गोविंद ट्रेडर, उधार सामान खरीदा था ना, टू गोविंद ट्रेडर, टू मतलब क्रेडिट गोविंद ट्रेडर्स। अब क्योंकि इसकी अमाउंट डेबिट तो थी नहीं है, ये क्या था, क्रेडिट था, तो कौन से कॉलम में लिखा जाएगा, क्रेडिट कॉलम में। ध्यान रखना अमाउंट उसी के सामने आनी चाहिए, पता चल रहा है आपने ऊपर लिख दिया ना, गोविंद ट्रेडर के सामने ही क्रेडिट कॉलम में आएगी। तो इस तरह से देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर बराबर हो गए और हमने जनरल एंट्री पूरी कर ली है। ठीक है, तो अब आगे आते हैं, पहले मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ फिर जिससे कि आपको आगे का क्लियर हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम इसको बनाएंगे। चलो एक और जनरल एंट्री पे आते हैं, कैसे जनरल एंट्री बनाएंगे। यहाँ से देखिए एक और आ गया, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ से ऑफिस फर्नीचर इज परचेज। अब देखो परचेज्ड आ गया, तो इसका मतलब हम हर चीज़ के लिए परचेजेज वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। जब मैं गुड्स खरीदूंगा या गुड्स बेचूंगा तभी परचेज या सेल वर्ड का यूज़ होगा, ध्यान रखना गुड्स के केस में। लेकिन यहाँ पर को क्या हम गुड्स खरीद रहे हैं, आप बोलोगे नहीं यहाँ फर्नीचर खरीदा जा रहा है। तो जब हम किसी एसेट को खरीदते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर नाम यूज़ होता है। अगर फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर नाम यूज़ होगा, और अगर हम फर्नीचर बेच रहे हैं तो फर्नीचर नाम यूज़ होगा। तो किससे खरीदा, मॉडर्न फर्नीचर हाउस से खरीदा। ठीक है, पेड बाई कैश, देखो 25,000 एंड 5,000 खरीदा तो 25 का था, 5,000 ही हमने कैश दिया इमीडिएटली और बैलेंस कहा कि भैया हम बाद में दे देंगे, अभी भी देना बाकी है। तो अब इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, देखें पहला अकाउंट ढूंढते हैं, पहला अकाउंट ढूंढते हैं, क्या खरीदा गया, आप बोलोगे सर फर्नीचर, क्या खरीदा गया, फर्नीचर, ठीक हो गया। परचेजेज मत लिख दें यहाँ, गुड्स नहीं खरीदा है। पहला अकाउंट क्या हो गया, हमने अकाउंट को सर्च करना है, फर्नीचर कम से कम 2 उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा हमने क्या दिया, हमने फर्नीचर खरीदा 25,000 का, आप बोलोगे सर कैश दिया, तो दूसरा इन्वॉल्वमेंट हो गया कैश का, लेकिन दिया तो केवल 5,000 ना भाई, हमने पेमेंट तो कैश किया, लेकिन क्या पूरा पेमेंट कर दिया क्या, अगर पूरा पेमेंट कर दिया होता तो क्या होता, तो तीसरा अकाउंट होता ही नहीं। तो यहाँ तीसरा अकाउंट भी आ जाएगा। तीसरा अकाउंट क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने फर्नीचर का पूरा पेमेंट नहीं किया, 20,000 रुपये अभी भी देने बाकी है, हमारा ऑब्लिगेशन बढ़ गया बेटा यहाँ। ठीक है, ऑब्लिगेशन बढ़ गया, ये नहीं पैसा किसको देना है, यहाँ मॉडर्न फर्नीचर हाउस को देना है, तो एक मॉडर्न फर्नीचर हाउस बढ़ गया। ठीक है, तो 3 अकाउंट आ गए। फर्नीचर क्या है, आप बोलोगे एसेट, पहले अब रिकॉग्नाइज करने वाली बात आती है। कैश क्या है, एसेट, ध्यान रखना। ठीक है, मॉडर्न फर्नीचर क्या है, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन क्या होती है, लाइबिलिटी। मॉडर्न फर्नीचर तो वैसे तो है एक इंडिविजुअल ना, लेकिन इस इंडिविजुअल को क्यों रिकॉर्ड करें, क्योंकि हमने इसे 20,000 रुपये फ्यूचर में देने हैं, दिए केवल 5,000 हैं, देने केवल कितने हैं, हमें 20,000 देने हैं। तो जिसको भी देना होता है पैसा उसके लिए हमारा ऑब्लिगेशन यानी लाइबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब हमारे पास ये क्लैरिटी आ गई है। देखो क्या हुआ, मैं फिर से आ जाता हूँ शुरू से। देखिए हमारे पास 3 अकाउंट्स सामने आए हैं, एक फर्नीचर, दूसरा हमारे पास क्या कैश, और तीसरा हमारे पास मॉडर्न फर्नीचर। हमें ये भी पता है कि फर्नीचर एक एसेट है, कैश भी एक एसेट है, और मॉडर्न फर्नीचर क्या है, लाइबिलिटी है। अब हमने देखना है कि इंक्रीज या डिक्रीज। फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर बढ़ेगा कम होगा, आप बोलोगे बढ़ेगा, ऑब्वियसली फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज होगी। आपके पास, मेरे पास एक चेयर थी, दो और चेयर खरीद ली तो 3 हो गई, ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ रही है। मैंने कैश पेमेंट किया यहाँ पर को, तो मेरी कैश बढ़ रही है घट रही है, आप बोलोगे सर घट रही है। क्या हो रही है, माइनस हो रही है। क्या हो रही है, माइनस हो रही है, एसेट कम हो रही है। ठीक हो गया। लाइबिलिटी बढ़ रही है घट रही है, फर्नीचर खरीदा था 25,000 का, दिया केवल 5,000, तो 20,000 रुपये और देने हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती जा रही है, मैं उधार लेता जा रहा हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बढ़ रही है। तो क्लियर हो गया। देखो एसेट्स अगर बढ़ेगी तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ध्यान रखना। एसेट बढ़ेगी तो डेबिट करते हैं, घटेगी तो क्रेडिट करेंगे। देखो दोनों एसेट हैं, एक बढ़ रही है और एक घट रही है, तो जो बढ़ रही है उसके लिए डेबिट और जो घट रही है उसके लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो उल्टा होता है एसेट से, जैसे एसेट बढ़ेगी तो डेबिट करते हैं, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमारे पास क्लैरिटी आ गई डेबिट और क्रेडिट, किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब भी हम रिकॉर्ड करने चलेंगे तो सबसे पहले डेबिट को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ डेबिट कौन हो रहा है, केवल एक अकाउंट, वो भी फर्नीचर का। ठीक है, तो फर्नीचर कितने का खरीदा था उसको डेबिट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले डेबिट को लिखा जाएगा, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट, डेट डाली, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट 25,000, जो डेबिट हो रहा है उसकी अमाउंट डेबिट कॉलम में ही लिखी जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा अब आगे आते हैं, क्रेडिट कौन कौन हो रहा था। देखो क्रेडिट के लिए हम फिर यूज करेंगे 2 का, क्रेडिट का यूज नहीं करेंगे, 2 कैश और 2 मॉडर्न फर्नीचर, यही हो रहा था ना।
तो कैश क्रेडिट हो रहा है और मॉडर्न फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है, तो इसका अमाउंट भी क्रेडिट कॉलम में लिखा जाएगा उन्हीं के सामने। कैश हमने दिया 5,000, अभी भी 20,000 रुपये देना बाकी, तो लाइबिलिटी बन गई हमारी 20,000। तो इस तरह से देखो डेबिट इक्वल टू क्या हो गया, क्रेडिट फिर से आ गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम जर्नल एंट्री को परफॉर्म करेंगे। मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा इसी से रिलेटेड। पहले आप मुझे बताएंगे कमेंट करके और मेरे को मैसेज करके कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आया या नहीं आया। ये वाली जर्नल एंट्री, 2 ही जर्नल एंट्री मैंने बताई हैं, ये आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ आप फोकस करो खूब सारा, और साथ ही साथ इस जर्नल एंट्री करने के लिए आपको कई चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहला बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग, उनको याद करो। दूसरा डेबिट और क्रेडिट के रूल्स, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स, वो जब याद होंगे तभी आप इस जर्नल एंट्री को, इन जर्नल एंट्री को बना पाओगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो मैं अगले वीडियो में फिर से इस पे रिपीट एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक थैंक यू वेरी मच।